गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड की जनजातियों में। आज हम बात करेंगे 15वीं जनजाति के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 15वीं जनजाति है। 15वीं जनजाति है 15वीं जनजाति है जो कि गोड़ाइक जनजाति के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण टॉपिक भी है और यहाँ से कई बार एग्जाम में सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा भी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे गोड़ाइक जनजाति के जो भी इतिहास रहा, जो भी उनके परिचय के बारे में, उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में, उनका आर्थिक व्यवस्था किस तरह से रहा है उनके बारे में समझेंगे। फिर उनकी धार्मिक व्यवस्था किस तरह से रहा है वो सभी चीजों को समझेंगे। उसके बाद है उनके कुछ प्रमुख पर्व और त्योहार। ये सभी चीजों को हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोड़ाइक जनजाति के बारे में। तो उम्मीद करेंगे कि आज ये सेशन जो है वो आप सबों के लिए अच्छा होना चाहिए। और जो भी बता दें कि जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब भी कोई हम, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी कोई हम नया अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आसानी से आप हमारे अगले वीडियो को देख सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे गोड़ाइक जनजाति के बारे में। तो गोड़ाइक जनजाति की अगर बात करें तो ये झारखंड की एक महत्वपूर्ण जनजाति के रूप में माना जाता है। बता दें कि प्राचीन काल में क्या होता था कि जो पहरेदारी का कार्य हुआ करता था, तो पहरेदारों में बता दें कि गोड़ाइक जनजाति का जो देखने को मिलता है वो काफी जनसंख्या में जो थे वो पहले पहरेदारी का कार्य किया करते थे। तो गोड़ाइक जनजाति मुख्य रूप से अगर बात करें तो प्राचीन काल में ये किया करते थे, लेकिन वर्तमान में ये लगभग ना के बराबर है। बात करेंगे या सबसे पहले इनके परिचय के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इनका परिचय अगर बात करें तो ये झारखंड के सदान समुदाय की एक जनजाति है। तो अगर पूछा जाए कि गोड़ाइक जनजाति कह सकते हैं कि किस समुदाय की जनजाति है, तो ये सदान समुदाय की एक जनजाति मानी जाती है। अगर इनके समूह का बात करें तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के अंतर्गत आते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के अंतर्गत आते हैं। हम जानते हैं कि प्रजाति समूह को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? तो पहला है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, फिर दूसरा आता है वो है आपका ऑस्ट्रेलाइड, या तो फिर इसी को प्री द्रविडियन भी कहा जाता है। इसी को प्री द्रविडियन भी कहा जाता है, याद रखेंगे, इसी को प्री द्रविडियन भी कहा जाता है। और तीसरा जो है वो द्रविडियन प्रजाति या तो फिर द्रविड़ प्रजाति के माना जाता है। तो द्रविडियन या तो फिर द्रविड़ प्रजाति समूह के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से अगर बात करें मुख्य रूप से ये 3 भागों में बटा हुआ है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जिसे हम प्री द्रविडियन कहते हैं, और तीसरा है द्रविडियन समूह या तो फिर द्रविड़ समूह प्रजाति समूह के नाम से जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए कि गोड़ाइक जनजाति इसमें से किस के अंतर्गत आता है, तो वो होगा आपका पहला, यानी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के अंतर्गत आते हैं। तो अगर गोड़ाइक जनजाति पूछा जाए किस प्रजाति समूह के अंतर्गत आता है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह के अंतर्गत। इनकी भाषा अगर बात किया जाए तो इनकी भाषा जो वो सदानी भाषा है, क्योंकि ये जानते हैं कि सदान समुदाय से संबंधित रखते हैं, और सदान समुदाय से संबंधित रखते हैं इसलिए इनकी भाषा भी है वो सदानी भाषा है। अब सवाल उठता है कि सदानी भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, तो ये ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। यहाँ पे भी अलग अलग भाषा हमको देखने को मिलता है, चाहे वो इंडो आर्यन यानी भारत भारोपीय भाषा जो माना जाता है, फिर है ऑस्ट्रिक, फिर है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा। तो वहां पे भी अलग अलग भाषाओं का परिवार बना हुआ है। ये कह सकते हैं एक समूह बना हुआ है जिसमें से एक के अंतर्गत कई भाषा देखने को मिलता है। अगर बात करें ऑस्ट्रिक भाषा में तो ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रिक भाषा में सिर्फ यही आता है, और भी इसके अंतर्गत कई सारे, कह सकते हैं कि ये मुख्य रूप से एक समूह के रूप में कार्य करता है, यानी एक यहाँ पे मुख्य, इसके अंतर्गत कई भाषाओं इसमें शामिल होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि गोड़ाइक जनजाति की भाषा जो वो किस भाषा से संबंधित है, तो सदानी भाषा से संबंधित है, और इनकी जो ये संबंधित रखते हैं वो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित माना जाता है, वो है सदानी भाषा। बात करें झारखंड में इनकी जनसंख्या कितनी है, तो गोड़ाइक जनजाति की झारखंड में अगर जनसंख्या देखा जाए तो बहुत कम माना जाता है। ये लगभग कह सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार 4937 जो है, जो झारखंड के कुल जनजातियों का मात्र 0.06% माना जाता है। यानी अगर पूछा जाए कि झारखंड में जनजातियों में गोड़ाइक जनजाति का हिस्सा कितना है, या तो कह सकते हैं कि कितना प्रतिशत योगदान है, तो वो मात्र 0.06% ही माना जाता है झारखंड की कुल जनजातियों में। तो इनकी जनसंख्या जो है वो 4937 है। याद रखेंगे ये जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग ये डाटा है।
जब जनगणना नया आएगा तो उसके अनुसार से ये आंकड़ा बदलेगा। लेकिन अगर 2011 के अनुसार से, जनगणना के अनुसार से अगर पूछा जाए तो आपका ये होगा। अगर बात करें झारखंड में ये निवास मुख्य रूप से किस किस क्षेत्र में निवास करते हैं, तो सबसे पहले अगर बात करें तो इनका मुख्य निवास जो माना जाता है वो रांची, हजारीबाग, पलामू, सिंहभूम, संथाल परगना। अब सवाल उठेगा कि लगभग सभी तो आ ही गया, बचा कौन? तो हाँ, कह सकते हैं कि छिटपुट रूप से थोड़ी जनसंख्या में ये लगभग सभी जगह देखने को मिलता है। चाहे संथाल परगना के कुछ ऐसे क्षेत्र प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं, फिर बात करेंगे सिंहभूम में भी कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है, पलामू क्षेत्र में भी देखने को मिलता है कुछ, फिर रांची, हजारीबाग, ये सभी प्रमुख क्षेत्रों में इनका जो है वो ज्यादा योगदान देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं कि ज्यादा जमाव जो है वो मुख्य जमाव इधर यही जिलों में देखने को मिलता है। ये था मुख्य रूप से गोंडा जनजाति के परिचय के बारे में। अब हम बात करते हैं उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में। तो यहाँ से बता दें कि यहाँ से बहुत ज्यादा तो नहीं सवाल पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बता दें कि यहाँ से भी कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में अगर बात करें तो गोंडायत समाज जो वो पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय समाज माना जाता है। यानी पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय लगभग देखा जाए तो लगभग सभी जनजातियों में पितृसत्तात्मक और पितृवंश देखने को मिलता है। साथ ही साथ एक इनके बीच में जो कॉमन है, कुछ ऐसे चीज है जो सभी जनजातियों के बीच में कॉमन है। वो कौन कौन से पॉइंट है वो चीज आप जरूर ध्यान रखें। जैसे समगोत्रीय विवाह वर्जित है, जैसे हम जानते हैं कि समगोत्रीय विवाह सभी में लगभग वर्जित है, ये लगभग सभी जनजातियों में। अब इसमें ये किस जनजाति में नहीं होगा? जिसमें गोत्र ही नहीं होगा। अब जिसमें गोत्र ही नहीं होगा तो उसमें समगोत्र हो या विषम गोत्र हो, या कह सकते बहिर्गोत्री हो या अंतर गोत्री हो, तो उससे मतलब ही नहीं है। तो जिसमें गोत्र पाया जाता है उन सभी जनजातियों में समगोत्रीय विवाह जो निषिद्ध माना जाता है। और भी इनकी समाज की अगर बात करें तो लगभग सभी जनजाति जो है वो पितृसत्तात्मक और पितृवंशी ही माना जाता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है। उसके साथ ही साथ याद रखेंगे ये बहिर्विवाही या तो कह सकते हैं कि बहिर्गांव विवाही माना जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि ये अपने गांव में विवाह बहुत कम देखने को मिलता है, ये अपने गांव से अलग हट करके दूसरे गांव में विवाह करते हैं, पहला। दूसरा क्या है कि ये समान गोत्र में विवाह नहीं करते। कई जनजातियों में अगर समान गोत्र में विवाह होता है तो वो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी अपराध की श्रेणी में आता है उस चीज को, और उसे कई तरह से सजा भी दिया जाता है, कई को तो गांव से निष्कासित भी कर दिया जाता है। तो ये सभी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि लगभग सभी जनजातियों में है। तो जो सभी में कॉमन है उन चीजों को हम समझते हैं कि उतना ज्यादा उसके प्रति हम ज्यादा डिस्कशन करना उचित नहीं होगा, क्योंकि यहां से सवाल आपको नहीं पूछा जाएगा। जो सभी में कॉमन है वो नहीं पूछा जाएगा, जो थोड़ा सा सबसे अलग है वहां से सवाल मुख्य रूप से पूछा जाता है। ये सभी चीजों को जरूर ध्यान रखेंगे। बात करें इनके प्रमुख गोत्रों की, तो कुछ प्रमुख गोत्रों में अगर देखा जाए तो टोपो, खलखो, इंदुवार, बाघ, टुडू, ये सभी जो वो कुछ प्रमुख गोत्र माना जाता है गोंडायत जनजाति में। तो ये सभी चीज को आप याद रखेंगे, यहाँ से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि टोपो, खलखो, इंदुवार, बाघ, टुडू ये गोत्र जो वो किस जनजाति से संबंधित है। तो इस तरह से सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो आपका आंसर होगा गोंडायत जनजाति। या तो फिर आपसे सवाल बन सकता है कि इनमें से कौन सा गोत्र जो है वो गोंडायत जनजाति से संबंधित नहीं है। हो सकता है तीन यहाँ से कोई एक ऑप्शन उठा ले और चौथा एक ऑप्शन किसी दूसरे से उठा ले। तो इस तरह से आपको पूछा जा सकता है सवाल, क्योंकि अब धीरे धीरे सवाल का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा टफ होते जा रहा है। तो आप आसान सवाल अब उम्मीद नहीं कर सकते कि डायरेक्टली आपको डायरेक्ट कहीं से उठा के सवाल दे दें। तो उस तरह से सवाल की आप उम्मीद, हमको नहीं लगता कि ऐसा सवाल अब आपसे आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। तो थोड़ा सा इन चीजों को डीपली समझें और याद रखें कि जैसे टोपो, खलको, इंदुवार, बाघ और टुडू, इनमें से तीन जनजाति, तीन को हम ऑप्शन बना दिए, 1, 2 और 3। एक चौथा हम कोई दूसरे जनजाति के कह सकते हैं कि गोत्र को उठा लिया और एक को हम डाल दिए कहीं पे, और वहां से हम पूछ लिए कि इनमें से कौन सा जो वो इनसे संबंधित नहीं है। तो ऐसे सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करें गोंडायत जनजाति की आर्थिक व्यवस्था के बारे में, तो इनका आर्थिक व्यवस्था जो वो मुख्य, अगर बात करें इन जनजातियों का, गोंडायत जनजाति का मुख्य पेशा जो वो कृषि पर आधारित है। लेकिन साथ ही साथ हम जानते हैं कि प्राचीन काल में गोंडायत जनजाति जो वो पहरेदारी का कार्य किया करते थे। यानी कह सकते हैं कि चाहे वो राजाओं के महल हो या तो और भी जहां पे हुए हो, जहां पे पहरेदारी का कार्य होता था, तो उन सभी जगहों पे पहरेदारी में मुख्य भूमिका जो देखने को मिलता है वो गोंडायत जनजाति को देखने को मिलता है। लेकिन वर्तमान में ये लगभग
ना के बराबर देखने बहुत कम अब इन सभी चीजों का प्रचलन अब बहुत कम हो चुका है, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा देखने को मिलता था। साथ ही साथ अगर बात करें गुड़ाइत जनजाति की धार्मिक व्यवस्था के बारे में, तो इनका धार्मिक व्यवस्था जो वो भी काफी महत्वपूर्ण है। और लगभग देखा जाए तो धार्मिक जो भी कार्य का संचालन होता है वो लगभग सभी जनजातियों के समान ही देखने को मिलता है। लेकिन साथ ही साथ ये कुछ ऐसे कह सकते हैं कि हिंदू के देवी देवताओं की भी पूजा किया करते हैं। साथ ही साथ ये हिंदू कह सकते हैं कि जो भी त्योहार होते हैं उन सभी में काफी हर्षोल्लास के साथ उसमें शामिल होते हैं और उन सभी चीजों को ये मनाते हैं। और साथ ही साथ अपना जो पारंपरिक कह सकते हैं कि धर्म है उन सभी चीजों को तो ये फॉलो करते ही हैं। साथ ही साथ कुछ हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा किया करते हैं। बात करें इनके धार्मिक प्रधान की, जो धार्मिक कार्यों का संचालन जिनके द्वारा होता है उन्हें बैगा के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि गुड़ाइत जनजाति में धार्मिक प्रधान या तो धार्मिक कार्यों का जो संचालन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो बैगा के द्वारा होता है। तो याद रखेंगे इसमें आंसर आपका होगा बैगा। फिर आता है मुख्य आराध्य। कह सकते हैं कि जो मुख्य आराध्य यानी देवी देवताओं में जो सबसे प्रमुख देवी देवता माना जाता है वो देवी माई और पुरुबिया देवता माना जाता है। देवी माई और पुरुबिया देवता, जैसे कई जनजातियों में सिंगोंगा माना जाता है, तो कई देवों में जैसे उराव में धर्मी या तो धर्मेश के नाम से जाना जाता है, तो वहीं संथाल में सिंगोंगा के नाम से जाना जाता है। तो कई अलग अलग जनजातियों में किसी जनजाति में देसावली के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग जनजातियों में ये नाम से नामकरण देखने को मिलता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ आगे अगर बात करें तो पुरुबिया एक जनजातीय भूतात्मा है। कहने का अर्थ है कि पुरुबिया एक जनजातीय भूतात्मा के रूप में पूजा इनका किया जाता है और ये वर्ष में एक बार पूजा इनका होता है। बता दें कि वर्ष में जब एक बार पूजा होता है तो इनमें बकरे की बलि दी जाती है और साथ ही साथ इनका जो पेय पदार्थ होता है उन सभी चीजों का तपान चढ़ाया जाता है। जैसे कई जनजातियों में हंडिया के नाम से जाना जाता है, कई अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से भी इनमें देखने को मिलता है। तो हंडिया का तपान भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ बकरे की बलि, कई जनजातियों में मुर्गे की बलि दी जाती है और वहां पे क्या होता है कि अलग अलग तरह से कार्यों का संचालन होता है। तो इन सभी चीजों का, और बता दें कि इनका कुछ धार्मिक स्थल होता है जो अलग अलग क्षेत्रों में होता है। कई ऐसे जनजाति हैं जो साल वृक्ष को कह सकते हैं कि एक धार्मिक वृक्ष के रूप में या तो कह सकते हैं कि काफी आराध्य मानते हैं वृक्षों को और ये काफी उन चीजों को पूजा करते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें इनमें कुछ प्रमुख पर्व और त्योहार की, तो कर्मा, सरहुल, सोहराई, जितिया, नवाखानी और फगुआ, ये कुछ महत्वपूर्ण त्योहार हैं जो गुड़ाइत जनजाति भी मनाते हैं। तो बात करें कर्मा, सरहुल और सोहराई और नवाखानी, ये 3-4 ऐसे त्योहार हैं जो लगभग सभी जनजातियों में देखने को मिलता है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे कि लगभग चीजों को लगभग सभी जनजाति मनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जनजाति हो जो विशेष रूप से किसी पूजा को करते हैं या त्योहार को मनाते हैं, तो वहां पे आपका सवाल जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि एग्जाम में अक्सर सवाल वहां से पूछा जाता है जो सामान्य रूप से होता है, वो सवाल वहां से नहीं पूछा जाता है। सवाल आपको वहां से पूछा जाता है जो किसी चीज, कोई विशेष रूप से उसका महत्व देखने को मिलता है। तो जो विशेष महत्व रखता है अपने आप में, तो वहां से सवाल आपसे मुख्य रूप से पूछा जाता है। लेकिन जहां से सभी चीजों में कॉमन देखने को मिलता है, यानी सभी में लगभग समान देखने को मिलता है, तो वहां से सवाल आपको क्या है कि बहुत कम देखने को मिलता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ जब आप एक बार पूरी समझ के साथ पढ़ लेंगे तो काफी लंबे समय तक आप नहीं भूलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये गुड़ाइत जनजाति के बारे में जो भी हम बताने का प्रयास किया और समझने का प्रयास किया, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा एक बार हम फिर से एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे ये झारखंड के सदान समुदाय से संबंधित है और इनका समूह जो वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से संबंधित है। इनकी भाषा जो वो सदानी भाषा है जो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है। इनकी जनसंख्या अगर बात करें तो 4937, जो लगभग 0.06% के लगभग माना जाता है झारखंड की जनजातियों में। मुख्य निवास अगर बात करें तो रांची, हजारीबाग, पलामू, सिंहभूम और संथाल परगना के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इनमें समगोत्रीय विवाह वर्जित होता है। साथ ही साथ अगर बात करें सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में, तो इनका समाज जो है, गुड़ाइत समाज जो है वो पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय माना जाता है। यानी वंश का प्रधान जो होगा, जैसे वंश खत्म होता है तो उसका प्रधान जो बेटों का अधिकार माना जाता है, इनमें बेटियों का अधिकार उस तरह से नहीं दिया जाता है। तो वो कह सकते हैं कि पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय समाज देखने को ज्यादातर जनजातियों में देखने को मिलता है। साथ ही साथ इनके कुछ प्रमुख गोत्रों में अगर बात करें तो टोपो, खलखो, इंदुवार, बाघ और टुडू ये प्रमुख गोत्र है। इनकी आर्थिक व्यवस्था बात करें तो मुख्य रूप से तो ये कृषि कार्य करते हैं, लेकिन साथ ही साथ प्राचीन
काल में अगर बात करें तो ये कुछ जनजाति जो है वो पहरेदारी का कार्य किया करते थे, लेकिन वर्तमान में ये काफी कह सकते हैं कि धीरे धीरे ये जैसे जैसे विकसित होते जा रहे हैं, ये अलग अलग क्षेत्रों में इनका योगदान देखने को मिलता है, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे वो इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, चाहे वो कह सकते हैं कि अलग अलग कार्यों में जो भी देखने को मिलता है, इन सभी में इनका योगदान धीरे धीरे देखने को मिलता है। धार्मिक व्यवस्था में अगर बात करें तो इनके धार्मिक प्रधान जो बैगा के नाम से जाना जाता है, और इनमें मुख्य आराध्य जो है वो देवी माई और पुरुबिया देवता के नाम से जाना जाता है। पुरुबिया देवता जो है ये एक जनजातीय भूतात्मा है, यानी कह सकते हैं कि इनकी एक प्रमुख भूत प्रेत, या तो कह सकते हैं उस तरह के शांत करने के लिए, या तो कह सकते हैं कि अपना जो भी जीवन शैली है उन सभी को समृद्ध बनाने के लिए इन सभी चीजों का पूजा किया जाता है। पुरुबिया देवता की जब पूजा होता है तो उसमें जहां भी धार्मिक कार्यों का संचालन होता है वहां पे बकरे की बलि दी जाती है और वहां से इन कार्यों का संचालन होता है। पर्व त्योहार में कर्मा, सरहुल, सोहराई, जितिया ये सभी जो कुछ प्रमुख त्योहार माना जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये क्लास पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी कोई हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप आसानी से वहां से हमारे सारे अगले वीडियो को आप देख सकेंगे। तो आप सभी को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।